जब ये अचानक से गड्ढे में आती है ना तो बिल्कुल स्टेबल रहती है, अपना आपा नहीं खोती मोटरसाइकिल की इधर जा रही हूँ उधर नहीं। 15,000 रुपए में स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट 2.0 को घर लेकर जाओ। कई बार क्या होता है ना, गियर अटक जाती है, इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखो 2.0 के साथ ना हीरो ने कमाल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हमें स्प्लेंडर में देखने को मिलेगा। दोनों जगह ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज तो आती है। मतलब इतने समय से ये बना रहे ना जिनकी इन्होंने मास्टरी कर रखी है भाई साहब। जो पुरानी एक्सट्रैक है और इसमें 3000 का फर्क है। पर अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा लेना चाहिए, तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है दी ओजी। जी हाँ, मैं स्प्लेंडर की बात कर रहा हूँ और ये जो मॉडल अभी हमारे सामने खड़ी है ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक 2.0। देखो 2.0 के साथ ना हीरो ने कमाल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हमें स्प्लेंडर में देखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत तगड़े अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। हमें क्या अपडेट्स देखने को मिलेंगे, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, हमें ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि यही लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी, हर एक चीज बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, ऐसा ना हो कि कुछ रह जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को हीरो का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ टेस्ट राइड लो, मन को भाई अच्छा लगे तो खरीद लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्टिंग में ही ना मैं सबसे पहले आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। जो एक्स शोरूम प्राइस है ना हमारी एक्सट्रैक 2.0 की, वो पता है कितनी है? 82,911। जी हाँ, 82,911 रुपए, ये है इसकी एक्स शोरूम प्राइस। चलो एक्स शोरूम प्राइस की तो बात हो गई, अब इसके ना डिजाइन पर बात करते हैं। देखो एज सच कोई डिजाइन में चेंजेस नहीं किए गए हैं, कोई कारण है ना, हम इसे ओजी बोलते हैं। ये जी हाँ, ये ओरिजिनल गैंगस्टर है भाई। एक समय था सड़कों पे सिर्फ स्प्लेंडर दिखती थी, तो वो डिजाइन्स ना आज भी लोग इसे रेजोनेट करते हैं। तो देखो ये बहुत अच्छी चीज की है इन्होंने। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, जब बजाज ने पल्सर के साथ ये काम किया तो लोग भिदक गए कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने पल्सर को, ये वो। पर जब अब हीरो स्प्लेंडर को अपडेट कर रही है ना, तो लोग जरा भी इस पे सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि जो मेन फ्रेम होता है ना, जो मेन डिजाइन होता है वो उन्होंने सेम रखा है, पर हाँ टेक में इंप्रूवमेंट किए हैं। वहीं अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो कुछ ऐसा चेंजेस नहीं किए गए हैं, टेक्स में इंप्रूवमेंट किए गए हैं। हाँ, सबसे बड़ा चेंज जो है वो इसके कलर स्कीम पर, हमें मैट कलर देखने को मिलता है एंड हमें 3 कलर देखने को मिलते हैं एक्सट्रैक 2.0 में, ब्लैक, ग्रे और रेड। एंड ये जो मैट कलर है ना, ट्रस्ट में इससे ना कुछ ज्यादा मतलब यूथली अपील आती है मोटरसाइकिल को। जब हम देखते हैं तो काफी ज्यादा खूबसूरत और अच्छी डिजाइन लगती है। मैट रियली यार, आज के डेट में मैट, अगर मैट डिजाइन आप दोगे ना तो किसी भी बाइक को प्रीमियम लगाने लगती है। मैंने अक्सर आपको कहा भी है और नोटिस भी किया है कि जब किसी बाइक में ज्यादा क्रोम और मैट का यूज हो तो बाइक खुद ब खुद देखने में प्रीमियम लगती है। वही कुछ हीरो ने इसके साथ किया है। ये वो इसके डिजाइन की बातचीत। नाउ चलिए इस बाइक को अच्छे से डिकोड करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूं, जो सबसे इंप्रेसिव चीज हमें देखने को मिलती है वो है LED हेडलैम्प एंड LED DRLs। जी हाँ, पहले ये चीजें हम बाहर से करवाते थे, जो अब हीरो खुद करके दे रहा है। हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। देखो अब जो थ्रो तो इसकी अच्छी हो ही गई LED आने के बाद, पर नहीं ये काफी मॉडर्न भी लगती है, देखने में गुड लुकिंग लगती है। एंड जो लुक अब देखो कितना ज्यादा निखर कर आ रहा है, वो उसके मैट कलर की वजह से भी आ रहा है। तो ये 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो इसको ना और खूबसूरत और गुड लुकिंग बना रही है मोटरसाइकिल को। अगर मैं लाइट के नीचे आऊँ तो हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है एंड सस्पेंशन इज रियली गुड। मैंने राइड रिव्यू में इसके बारे में बात की है डिटेल में। हमें एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, हमें बोथ पीछे और आगे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। हालांकि हमें आगे पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को तो मिलते हैं, पर वहीं हमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है, जो इन चीजों को ना मैनेज कर देता है। चलो ये तो हो गई इसके फ्रंट की बातचीत। अब इसके इंजन पर बात करते हैं। अगर मैं इसके इंजन पर बात करूं तो हमें 97.2 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो 8.02 PS का पावर जनरेट करती है। एंड अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। देखो ये जो पावर और ये टॉर्क है ये बिल्कुल सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एक 100 सीसी की मोटरसाइकिल है। एंड आप ये भी तो देखो, आप स्प्लेंडर टॉप एंड के लिए नहीं लेते, आप स्प्लेंडर लेते हो माइलेज के लिए। आपको एक परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एक रिलायबिलिटी चाहिए, एक माइलेज चाहिए। जी हाँ, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई पावर नहीं है। पावर का तो काम ही नहीं है इस मोटरसाइकिल का ना। ये मोटरसाइकिल आपको माइलेज देती है, लॉन्ग रन में सपोर्ट देती है। जब मैंने इसको भी राइड किया ना तो मैंने इंजन को ना इन डेप्थ में समझा, जो हर एक चीज मैं आपको अभी राइड रिव्यू में एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
तो वीडियो के आगे में आपको राइड रिव्यू सेगमेंट में इंजन के बारे में अच्छे से एकदम इंजन खोल कर बातचीत होगी, गियर बॉक्स कैसी है, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, हर एक चीज़ के बारे में। चलो ये तो हो गई इंजन की बात, और इंजन की बात करो तो माइलेज का तो नाम आता ही है। तो चलिए अब इसके टैंक पर बात करते हैं। अगर मैं इसके टैंक फ्यूल कैपेसिटी की बात करूं तो हमें 9.8 लीटर्स का टैंक देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं माइलेज की बात करूं तो 73, जी हाँ 73 लीटर का हमें माइलेज देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा है भाई 100 सीसी के हिसाब से। जी हाँ, इसीलिए तो मैंने ओजी क्यों कहा, स्प्लेंडर हमेशा से यही पहचान रखती है कि अगर आपको माइलेज चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, वो विद स्प्लेंडर। चलो ये तो हो गई इसके टैंक की बातचीत। अब टैंक से थोड़ा ऊपर आते हैं, स्विचेस पर बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करते हैं। नौ अगर मैं इसके स्विचेस पर बात करूं, काफ़ी अच्छी प्रीमियम स्विचेस आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पे हमें हैजार्ड लाइट देखने को मिलता है भाई साहब, जो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स में हमें देखने को नहीं मिलती। एंड जो स्विचेस की क्वालिटी है, ट्रस्ट में ये बड़े सीसी वाली मोटरसाइकिल वाली क्वालिटी हमें दी गई है। काफ़ी प्रीमियम स्विचेस हैं, काफ़ी प्रीमियम। अगर मैं बात करूं तो देखो हमें यहाँ पे ना i3S देखने को मिलता है। एंड अब बताओ इसके फीचर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप मोटरसाइकिल कहीं खड़े रखे हो तो 2-3 सेकंड के बाद ये क्या करेगी ना, आपके इंजन को खुद ऑफ कर देगी, फिर आप एक्सीलेटर लोगे, स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल बचा कर देगी डे टू डे लाइफ पर, ठीक है। नाउ स्विचेस पे तो मैंने बात करी दी। हमें इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है। जी हाँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। मतलब ऑन द वे, अगर आप ट्रिप करो, ऑन द वे इसको चार्ज करो। आपको ट्रिप मारना है, आप आराम से मोबाइल लगा लो, चार्ज में लगा दो। हैजार्ड लाइट्स हैं, सपोज हाईवेज पे बाइक खड़ी आप हो गई तो हैजार्ड लाइट जला दो और कोने में खड़े कर दो। मतलब ये सारे फीचर्स ना आपको पहले बड़े मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलते थे, जो अब आपको हीरो स्प्लेंडर में देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करूँ तो हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। देखो फिलहाल इस मोटरसाइकिल में ना मैं शोरूम में शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कनेक्शन नहीं दी हुई है, ठीक है, वरना मैं आपको ये पूरा अच्छे से दिखाता। पर मैं आपको बताता हूँ हमें इसे देखने को क्या क्या मिलता है। देखो एक्सट्रैक 2.0 में जो चीज़ ज़्यादा है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। जी हाँ, हमें इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, और ये मतलब इंफॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा कैरी करती है, लाइक ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, रियल टाइम माइलेज, मतलब आप जितना चीज़ भी सोच सकते हो सब इसमें है। एंड एक्स्ट्रा क्या है तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ट्रस्ट में अगर कनेक्शन होती है तो मैं आपको दिखाता है। इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। चलो ये तो हो गए इसके स्विचेस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन चीज़ों पर बातचीत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट सीट। अगर मैं सीट पर बात करूं, देखो इसकी सीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, कोई स्टेप अप नहीं है। जी हाँ, एंड अगर मैं सीट के कुशनिंग की बात करूं तो देखो दो तरह की कुशनिंग होती है, एक सॉफ्ट कुशनिंग होती है, एक थोड़ी स्टिफ कुशनिंग होती है। देखो मैं जिस तरह का राइडर हूँ ना, मुझे थोड़ी स्टिफ कुशनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मैं स्प्लेंडर में भी वही देखने को मिलता है। जब आपको इसकी कुशनिंग देखोगे ना तो बहुत सॉफ्ट नहीं है, कोई गद्दे जैसी नहीं है, थोड़ी स्टिफ है, जो अच्छा रहता है। लॉन्ग रन में आप थोड़ी स्टिफ रहती है ना, आपको मज़ा आता है। ये होगा इसकी कुशनिंग की बातचीत। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पेस की तो इसमें बहुत ज़्यादा ही सफिशिएंट स्पेस है, बोथ पिलियन और राइडर के लिए। बहुत अच्छे से आप आराम से बैठ सकते हो। इनफैक्ट बहुत लोग तो ट्रिपलिंग भी करते हैं स्प्लेंडर से, करना नहीं चाहिए पर वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। ये होगा इसकी सीट की बातचीत। ना अगर मैं रेयर ऑफ द मोटरसाइकिल की बात करूँ ना तो इसको एज इट इज़ रखा गया, डिज़ाइन में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, पर हाँ टेक में इंप्रूवमेंट किए गए हैं। लाइक आपको ना यहाँ पर हेलोजन बैकलाइट देखने को मिलता है, हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, एलॉयल्स देखने को मिलते हैं, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, टायर मिलते हैं, सब कुछ वैसा रखा गया। पर ना लुक ज़्यादा निखर के आती है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स मैट कलर। देखो मैंने कहा ना ये ओजी है भाई, इसकी जो डिज़ाइन है वो मतलब अब लोगों के दिलों पर राज करती है, तो इसके डिज़ाइन को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर हाँ आप टेक तो इंप्रूव कर सकते हो ना, लाइक इन्होंने एलईडी दे दिया इस बारी, तो यही कारण है जो हीरो ना अच्छे से अपग्रेड कर रही है। इशू हुई थी पल्सर को, जब वो बजाज को अपग्रेड करती है तो लोग नाराज हो गए कि यार कैसे कर दिया है ये, पर हीरो में ऐसा नहीं होता क्योंकि इन्होंने डिज़ाइन वही रखा है, टेक को इंप्रूव किया, डिज़ाइन को नहीं, डिज़ाइन एज इट इज़ है। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। देखो आपको सेंटर स्टैंड देखने को मिलता है, साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, बैक में एज इट इज़ है जो आपको रेगुलर देखने को मिलता था। तो कुछ ये थी इसके बैक की बातचीत। तो चलो मैंने फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज़ अच्छे से आपको समझा दिया। एक अच्छा वॉक अराउंड आपको इस मोटरसाइकिल का मैं दे चुका हूँ। देखो वॉक अराउंड में कुछ खास बताने को था नहीं यार, जेनरिक चीज़ें हैं, क्योंकि स्प्लेंडर ना एज अ ओवरऑल कुछ खास अपडेट नहीं लाती है। जो उन्होंने अपडेट लाना है वो टेक में लाना है, फिर आपको राइडिंग एक्सपीरियंस पर वो पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या तरह के अपडेट्स लेकर आए हैं। तो वॉक अराउंड में कुछ खास था नहीं, वही जो सिंपल चीज़ें थी मैंने बता दी। पर पता है सबसे खास चीज़ क्या होने वाली है, इसकी राइड रिव्यू, क्योंकि जब आप इसको राइड करोगे ना तब आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा ये भी अपडेटेड है, ये भी अपडेटेड है, इतनी अच्छी तरह से इसको रिफाइन किया गया है। तो चलिए अब ना इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं। आई नो मैं थोड़ी लेट ला रहा हूँ ये वीडियो, पर इस टाइम को मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया, अच्छे से इस मोटरसाइकिल को राइड किया, ताकि मैं अब एकदम बेहतर एकदम परफेक्ट राइड रिव्यू आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो चलिए अब राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं।
तो जो सबसे पहली टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इसका इंजन। जो इसका इनिशियल पिकअप है दैट इज गुड, बिल्कुल गुड, 100 सीसी के हिसाब से गुड है। जो मिड रेंज है, ठीक है, उसमें आपको बहुत टॉर्की फील होगा। आपको जो मैक्सिमम पावर आपको देखने को मिलेगा वो इसमें टॉप एंड में देखने को नहीं मिलता है, वो मिड रेंज में देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, वहीं अगर मैं टॉप एंड की बात करूं तो डिसेंट पावर है, ऐसा बहुत ज़्यादा पावर नहीं है 100 सीसी के हिसाब से, पर हाँ जो मैक्सिमम आपको पावर आउटपुट देखने को मिलेगा वो दिखता है आपको इनिशियल पिकअप में और मिड रेंज में। जी हाँ, मिड रेंज इसकी बहुत ज़्यादा टॉर्की है। एंड देखो टॉप एंड में आपको पावर इसलिए भी नहीं देखने को मिलता क्योंकि इसका वो काम नहीं है ना, इसको इसलिए बनाया नहीं गया है, इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको माइलेज निकाल के दे सके। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इसको राइड करोगे, जो इंजन की रिफाइनमेंट है, यही कारण है कि ये इतनी अच्छे से माइलेज निकाल कर दे पाती है ना। पता है सबसे खास बात क्या है इस इंजन की? रिफाइनमेंट तो मैंने बोल ही दिया, वो है इसकी रिलायबिलिटी। सदियों से चलती आ रही है स्प्लेंडर, आज भी चल रही है। एंड लोगों का इतना ज्यादा ट्रस्ट है इस मोटरसाइकिल पर, वो क्यों है ना, वो मुझे इसको अच्छे से राइड करने के बाद पता चल चुका है। इट्स वेरी रिलायबल यार, बहुत ज्यादा रिलायबल है। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत बाइक्स में मैंने ये इशू देखा है कि जब आप सपोज करो 4th गियर पर चल रहे हो, अचानक से आपको जब ब्रेक ले लो या कुछ ले लो तो आपको ना तुरंत रैपिडली गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ जाता है, वरना फिर इशू आती है। इसमें मैंने ऐसा कोई इशू फेस नहीं किया, पता नहीं क्यों। मतलब मैं इन सिटी 20-25 के स्पीड पर इसको 4th गियर में क्रूज कर रहा था, वैसा है ना, मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक फील भी नहीं हुआ कि आई थिंक मुझे गियर डाउन करना चाहिए। नहीं, इट वॉज डिसेंट। मतलब 25-30 किलोमीटर की स्पीड थी, 4th गियर था, इन सिटी में कम्यूट कर रहा था, मुझे ऐसा कोई इशू फेस नहीं करने को पड़ा। जी हाँ, यही खासियत है इसके इंजन की। मतलब इतने समय से ये बना रहे ना इंजन की, इन्होंने मास्टरी कर रखी है भाई साहब। यही चीज जो मैंने आपको भी बताया ना, समझाया ना, 4th गियर में बड़े बड़े बाइक्स में करने में ना भी समय लगेगा। मैं किसी भी ब्रांड का नाम ले सकता पर मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा। पर हाँ, अभी भी बहुत ऐसे मोटरसाइकिल है कि आपको ब्रेक लगेगा तो तुरंत डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, वरना फिर गियर बॉक्स फंसने लगता है। इसमें ऐसा कोई मुझे इशू नहीं फेस हुआ। चलो ये तो इसके इंजन की बातचीत। नाउ अगर मैं इसके गियर बॉक्स पर बात करूं, इंजन तो इतना रिफाइंड है, गियर बॉक्स उतना ही अच्छा है। लिटरली मैं ना रैपिडली अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर रहा था, मुझे कहीं भी ना गियर फंसी नहीं मेरी। कई बार क्या होता है ना, गियर अटक जाती है, इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं रैपिडली अप शिफ्ट करूं या डाउन शिफ्ट करूं, मुझे गियर बॉक्स से कोई कंप्लेन देखने को नहीं मिला। बस इतना ही नहीं, एक और दो चीजें हैं जो जेनरिक हैं जो मुझे इंप्रेस किया, वो है इसकी क्लच। क्लच इज ऑन द लाइटर साइड, बहुत लाइट क्लच है। वैसा आपको इन ट्रैफिक में दिक्कत फील नहीं होने वाला। हालांकि 100 सीसी की मोटरसाइकिल है तो क्लच तो थोड़ी लाइट होती ही है इनकी, पर हाँ एवरीथिंग इज गुड अराउंड इंजन। जी हाँ, इंजन के अराउंड आपको सब कुछ बेहतरीन देखने को मिलता है, कहीं भी किसी भी तरह से आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अब इसके ब्रेक्स पर बात करते हैं। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि इंजन के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट होता है किसी भी मोटरसाइकिल का, वो है उसका ब्रेक। जी हाँ, तो अगर इसके ब्रेक की बात करें तो हमें फ्रंट और रेयर दोनों जगह ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज तो आती है। सिक्योरिटी इश्यूज इन द सेंस कि अभी जैसे मानसून का टाइम है और आपको ही पता है कि आज के डेट में ना आपको डिस्क ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रम इज नॉट दैट इफेक्टिव। अब जिस तरह के रोड्स हैं, लोग जिस स्पीड से चलते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कोई भी इशू आ जाएगा तो ड्रम नहीं संभाल पाती। ऊपर से जब बारिशों का मौसम होता है, मानसून होता है, तो ब्रेक्स में जब पानी आते हैं ड्रम में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। दैट्स द रीजन हमने डिस्क पर शिफ्ट किया। पर ठीक है, एक आपको अफोर्डेबल एग्रेसिव प्राइस में ये मोटरसाइकिल देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक में कॉम्प्रोमाइज किया है। पर हाँ, कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कह सकते हो, क्यों? क्योंकि बेशक आपको दोनों तरफ डिस्क नहीं देखने को मिलती है, ड्रम देखने को मिलती है, पर इन्होंने कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। जब सिक्योरिटी की बात हो तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वन ऑफ द रामबाण आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब आप रेयर साइड ऑफ द ब्रेक अप्लाई करोगे तो दोनों ब्रेक साथ में अप्लाई होती है। इससे क्या होता है, जब आप दोनों आगे और पीछे के ब्रेक को पैरेलली दबाओगे ना, तो एक्सीडेंट के चांसेस या गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें कि इंजन कैसा है, रिफाइनमेंट कैसी है, ब्रेक कैसी है। पर यार जब आप एक मोटरसाइकिल को राइड करते हो ना, सिर्फ यही चीजें मैटर नहीं करती, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। फॉर लाइक मैं अगर इसके सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन इज वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब जितने भी छोटे मोटे पॉटहोल्स होते हैं, ब्रेकर्स होते हैं, ये सबको कंज्यूम कर जाते हैं, वो कहीं दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होगी? जब बड़े बड़े ब्रेकर आएंगे। खैर वहां तो अच्छी खासी मोटरसाइकिल फंस जाती है यार, ये तो फिर भी 100 सीसी की मोटरसाइकिल है। जी हाँ, ये हुई सस्पेंशन की बात। फिर सिर्फ सस्पेंशन रोल प्ले नहीं करता, स्टेबिलिटी कितनी है जब ये ब्रेकर से पोटहोल्स में जाती है। सपोज अभी मानसून का महीना है, अभी हर जगह आपको सड़कों पे गड्ढे देखने को मिलेंगे। जब ये अचानक से गड्ढे में आती है ना, तो बिल्कुल स्टेबल रहती है, अपना आपा नहीं खोती मोटरसाइकिल कि इधर जा रही हूँ उधर, नहीं, बिल्कुल स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है।
सस्पेंशन बहुत अच्छा है, एंड नॉट ओनली स्टेबिलिटी एंड सस्पेंशन, और भी चीजें हैं जो इसमें आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। फॉर लाइक आपको ना इसमें i3S एक फीचर देखने को मिलता है। अब ये फीचर क्या है, कई बार होता है ना कि ट्रैफिक लाइट या फिर बहुत ऐसी जगह जहाँ पे आप बाइक खड़ी करके किसी से बात कर रहे हो एंड बाइक स्टार्ट रहती है, तो वहाँ पे ना फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो उस फ्यूल को बचाने के लिए उन्होंने i3S फीचर लाया है। इसमें क्या है, सपोज आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हो, 2-3 सेकंड ये बाइक अगर स्टिल रहेगी तो वो खुद ब खुद बाइक ऑफ हो जाएगी, फिर जैसे एक्सीलरेटर लोगे स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे फायदा क्या है, बहुत ज़्यादा तेल बचती है। बहुत होता है ना जनरल डेज में, आप मतलब कि जब आप घर से कहीं जाते हो 5-6 ट्रैफिक तो मिल ही जाते हैं, हर जगह 1-1 मिनट देख लो, 6-7 मिनट की गाड़ी आपकी का फ्यूल कंज्यूम कर लेगी, फ्यूल बचा के देगी आपको। कभी कोई दोस्त मिल गया, बात कर रहे हैं, बाइक दोनों की स्टार्ट है, वहाँ आपकी बाइक खुद ब खुद 3 सेकंड में बंद हो जाएगी, वहाँ को फ्यूल बचा कर देगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है यार। तो वही मैं कहा कि बहुत, देखो ब्रेक हो गए, इंजन हो गए, तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, ये छोटी मोटी चीज़ें भी ना बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। तो ये थी कुछ इसकी राइड रिव्यू, जब मैंने बाइक को राइड किया तो मुझे क्या क्या चीज़ें फील हुई। नाउ आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको मिनिमम डाउन पेमेंट और EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक 2.0 की, वो है सिर्फ और सिर्फ 15,000। जी हाँ, 15,000 रुपए में स्प्लेंडर एक्सट्रैक 2.0 को घर लेकर जाओ। एंड अगर मैं EMI की बात करूं, अगर मैं ईयर की बात करूं, तो 3 साल की अगर आपको EMI करवानी है तो जो EMI होगी होगी सिर्फ और सिर्फ 3,200 रुपए। आप देख पा रहे हो कितनी अफोर्डेबल, कितनी फ्रेंडली प्राइस पर इस बाइक को रखा गया है। एंड हाँ, जो पुरानी एक्सट्रैक है और इसमें 3,000 का फर्क है। पर अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा लेना चाहिए, मैं आपको हमेशा कहूंगा यही वाली लो, 2.0 लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको फुल्ली डिजिटल हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। एंड हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मतलब कि पहले क्या था ना, बाहर से ये चीज़ कस्टमाइज करा देते कि एक LED हेडलैम्प ले लो, ये ले लो, पहले आपको हेलोजन मिलती थी। पर ट्रस्ट मी यार, मानसून हो या रात में जब आप राइड करो, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो, पर पुरानी एक्सट्रैक नहीं, एक्सट्रैक 2.0 लो। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, हर एक चीज़ के बारे में, जो भी चीज़ मुझे फील हुआ चलाने के बाद या वॉक अराउंड में, हर एक चीज़ आपको बता दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड हाँ, कॉमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस मोटरसाइकिल पर लाऊं। आप लोगों का कमेंट पढ़ के ही मैं डिसाइड करता हूँ अगली वीडियो कौन सी बनानी है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई बाइक, एक नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, बाइक चलानी है तो हेलमेट जरूर पहनना है।